जय हिंद दोस्तों। फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के भी। आपको पता है कि जो है 9 तारीख से आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है आपका एक टॉपिक्स है मिड टर्म एग्जाम में, जो कि इंट्रोडक्टरी आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके जो है मिड टर्म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आप देख सकते हैं 2020-21 का जो मिड टर्म का आपका पेपर हुआ था हॉर्टिकल्चर वाले और एग्रीकल्चर वाले, जो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब जो मिड टर्म का पेपर उसको अपन सॉल्व करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है ये जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पेपर आपका जो मिड टर्म का है पूरा पेपर जो आपका इंग्लिश में ही आता है, तो इसलिए आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि हमने हिंदी में भी जो है पेपर आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण टॉपिक इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि आपको पता है इसको हिंदी में परिचयात्मक सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। तो इसका इस टॉपिक्स के जो है अपन क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरा अपन बेसिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो मिड टर्म का एग्जाम होता है उसमें आपके जो है बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी जो टॉपिक्स है इसमें ज़्यादा देखो क्वेश्चन गहराई से नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन अगर आपको पता है, अगर आपने एमपीपीएटी की तैयारी करते टाइम अगर आपको ये क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा तो नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा आपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले करते हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी न्यू डाटा है उसको भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो है न्यू डाटा प्रोवाइड किया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जो है स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना होगा, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, ओमनामाइसिन, ये है अपने जो है क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं ना। तो ये पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो ये आपका स्पालेस जानी या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या आपका जो है फ्रांसिस्को रेडी या लुइस पास्चर। तो इनका जो पूछना है कि भाई एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज, आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज या एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि जो है पेनिसिलिन की खोज कब की थी। 1928 यानी 1928 या 1928 में जो है अपने से पेनिसिलिन की खोज की गई थी। किसने की थी, लुइस जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने से ये भी पूछ सकता है कि कब हुई थी। तो 1928 में जो है एंटीबायोटिक्स की खोज हुई थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर जो है 20 क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से, गहराई से क्वेश्चन अभी जो है फर्स्ट ईयर में अपने से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इसी प्रकार से जनरली क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि हु डेवलप्ड प्योर कल्चर टेक्निक्स, यानी यह प्योर कल्चर टेक्निक्स यानी किसने शुद्ध संस्कृति तकनीकी विकसित की। ये आपको दिख रहा होगा इधर, शुद्ध तकनीकी संस्कृति विकसित की, तो किसने की थी दोस्तों, ये जो है प्योर कल्चर टेक्निक्स है। ये आपको पता है कि ये जो है जेनेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो है प्योर कल्चर टेक्निक्स किसने विकसित की थी, तो आपको इसका सही आंसर है लुइस पास्चर, है ना। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, लुइस पास्चर ने दोस्तों क्या किया था, प्योर कल्चर टेक्निक्स को विकसित किया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखो जो मैं आपको बताऊं, ये प्योर कल्चर जो टेक्निक्स है इसके लिए मैं आपको बताऊं बहुत सारी थ्योरीज जो है साइंटिस्ट ने दे रखी है। इसका जो है करेक्ट आंसर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से अपन देखें तो लुइस पास्चर ने जो है इसकी खोज की थी। बट बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, निधम वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, प्योर कल्चर टेक्निक्स पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। तो उनकी अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग उन्होंने इसके बारे में बताया है। इसलिए इसके लिए अगर ऑप्शन में बात की जाए तो लुइस पास्चर जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उस हिसाब से अपन आंसर लेंगे लुइस पास्चर। अगर और साइंटिस्टों के नाम दिया जाएगा तो फिर लुइस पास्चर को नहीं सुना जाएगा। ठीक है, बट इसमें अगर और साइंटिस्ट जिनके नाम नहीं है तो उनके हिसाब से अगर देखें तो लुइस पास्चर जो है करेक्ट है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं ये उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, टेक्निक से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने से। अगर आप में से कभी कोई पूछ ले कि जो फ्रांसिस्को रेडी हैं तो फ्रांसिस्को रेडी को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखें। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रांसिस्को जो रेडी हैं इनको किसका परजीवी विज्ञान का पिता कहा जाते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न पैरासाइट्स के इनको फादर कहा जाता है। मॉडर्न पैरासाइट्स फादर कौन है, तो फ्रांसिस्को रेडी मॉडर्न पैरासाइट्स के विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइट्स किसको कहा जाता है, फ्रांसिस्को रेडी को। फ्रांसिस्को रेडी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न
पैरासाइट्स फादर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने से, बस इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बता दिया कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, लाइकेन एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा परजीवी पौधा है लाइकेन, जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि लाइकेन इज इन एक्सपेलन, यानी लाइकेन क्या है, संक्रमित पौधों के साथ जीवाणुओं का जुड़ाव, यानी एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद द इन्फेक्टेड प्लांट, है ना, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, यानी शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। लाइकेन की बात कर रही है, इंपॉर्टेंट है, परजीवी है। तो देखिए ठीक है, एक प्रकार का ये शैवाल भी है और कवक भी है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन जो है अपने से कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है लाइकेन से संबंधित। ये भी अपने से कई बार पूछा गया कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन दोस्तों एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। याद रखिएगा, लाइकेन इज इन एक्सप्लेन ऑफ, यानी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, यानी शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है अपना लाइकेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, यानी जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, जो आपको पता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। तो इन्होंने पूछा है कि उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उसको बायोलॉजिकल प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, या उसको लाइटिंग यानी आकाशीय विद्युत, आपने आकाशीय बिजली के बारे में सुना होगा, जिसको अपन नॉर्मली जनरली गांव की भाषा में गाज बोलते हैं, है ना। तो वो आकाशीय विद्युत, या उसको अपन अल्ट्रावायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणें, या उसको पराबैंगनी किरणों से डिफाइन किया जा सकता है, या फिर उसको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है आपका कि डार्क यानी अंधेरा। तो किसके द्वारा जो इसको डिफाइन किया जाता है, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ये पूछा है उन्होंने। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपन बोलेंगे आकाशीय विद्युतीय और अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो आकाशीय विद्युत है वो पराबैंगनी किरणें हैं, इनको दोनों से परिभाषित किया जाता है। नाइट्रोजन का जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन दोनों के द्वारा होता है, लाइट थिंग के द्वारा भी होता है और अल्ट्रावायलेट जो है अपनी लाइट होती है इसके द्वारा भी होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने से। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं बट ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरली गहराई वाले क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ परिभाषा के बारे में पूछा कि उसको कैसे अपन जो है वेरीफाइड करेंगे, कौन सी परिभाषा से उसको ऐसा बोलेंगे कि हाँ ये अपना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये नॉर्मल जनरली परिभाषा है, अपन अगर थ्योरी पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने से आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी अपने से मजबूत रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कोशिका की खोज किसने की थी। ये तो जनरल क्वेश्चन है, बायोलॉजी का नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर बायोलॉजी स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कभी की थी भाई, 1665 यानी 1665, यानी 1665 में जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी, बट इन्होंने जो है नॉन लिविंग कोशिका सेल को खोजा था। नॉन लिविंग, याद रखिएगा किसको, नॉन लिविंग सेल को खोजा था। किन्होंने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। नॉन लिविंग सेल को जो है अपनी पता है कॉर्क की एक छाल होती है, इसको कॉर्क छाल, उन्होंने छाल में देखा था सेल को, जो कि नॉन लिविंग थी। ठीक है, याद रखिए कब की थी, 1665 में। अपने से कई बार ये पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सुविधा के हिसाब से मैंने देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आपकी सुविधा के लिए पेपर लेके आए, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है, अब हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि रोग के रोगाणु सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, यानी जर्म थ्योरी है, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इज प्रोस्पेर्ड बाय, यानी जो रोग की जो रोगाणु सिद्धांत है, यानी रोग के लिए एक रोगाणु सिद्धांत, वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये पूछ रहा है वो। तो है ये हैंसन नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा किया गया, या वॉटसन क्रिक। वॉटसन का तो आप मैंने जस्ट एक जो है उसमें बताया था कि वॉटसन क्रिक ने तो ये जो है डीएनए के बेसिस एक रिंग के बारे में बताया था। तो ये जो अपने व्हाट्सअप तो है नहीं, निधम भी नहीं है। ठीक है, कोच करके एक साइंटिस्ट है, कोच, ये इंपॉर्टेंट है। कोच ये जो है बायोलॉजी में अपने को बार बार मिलेगा कोच शब्द, क्योंकि कोच ने बहुत सारे जो है खोज की है। कोच ने जो है बायोलॉजिकल जो थ्योरीज है बहुत सारी थ्योरीज दी है, बहुत सारा जो है इन्होंने चीज़ों के बारे में बताया। तो याद रखिएगा ये कोच एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, अपने को कोच ऐसा नहीं है कि क्या है, ये कोच एक साइंटिस्ट है और इन्होंने जो है बहुत सी चीज़ों पर जो है जर्म थ्योरी पर भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो दी है। आप अगर एक बार गूगल करके देखेंगे जर्म थ्योरी, तो अपने को सबसे पहले कोच और एक दो साइंटिस्ट का नाम मिलेगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका डी है, यानी रोग की जो रोगाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोच करके साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक परिकल्पना जिसमें सभी जीवित जीव निर्जीव पदार्थ से विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी जो हाइपोथेसिस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज नोन एज, यानी जो सभी जीवित जीव होते हैं वो निर्जीव पदार्थ से विकसित होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो है ना, जो जीवित जीव होते हैं सभी वो निर्जीव पदार्थ से विकसित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जो जीवित पदार्थ से निर्जीव पदार्थ से विकसित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो उनको क्या बोलते हैं? निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति, या रोगाणुता सिद्धांत से वो हैं जो जर्म थ्योरी से विकसित किया गया है, या जीवाणु, या उनको विट्रो बायोलॉजी बोलेंगे, या इनको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, ये आप तो समझ गए होंगे कि जो कि इनसे तीनों से आप देखो, अगर आप थोड़ी भी दिमाग लगाएंगे ना तो अपने को आंसर जो अपने विकल्पों में मिल जाता है, ऑब्जेक्ट में अपने को आंसर मिल जाता है। भाई अब ये तीनों तो अपने को पता ही है कि क्या क्या है भाई, अब इससे तो ये संबंधित है नहीं, तो किससे संबंधित है? निर्जीव पदार्थ के सजीव की उत्पत्ति, बात खत्म। अपने को ज़्यादा दिमाग लगाए नहीं है भाई कि अपने को इसके बारे में सबके बारे में बताओ भाई, अपने को और ऑप्शन अगर थोड़ी बड़ी पढ़ा है तो अपने को जब भाई अपने जर्म थ्योरी के बारे में जस्ट ऊपर पढ़ा था, तो ये जर्म थ्योरी भी नहीं हो सकता, अब बायरो ये तो हो नहीं सकते, नॉर्मली सी बात है, ठीक है। तो ये अपने को पकड़ में आ जाते हैं आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में ही जो आंसर छिपा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि क्लोरोफिल और रिक्तिकाएं सामान्यतः पाई जाती है। तो क्लोरोफिल और रिक्तिका, यानी क्लोरोफिल और रिक्तिका नहीं, क्लोरोफिल और बेसल्स सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो क्लोरोफिल और आपको पता है कि भाई हरित लवक में मिलते हैं, ठीक है। तो अपनों को यह पता होना चाहिए कि सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, वायरस या नेमाटोड्स। तो इन्होंने पूछा कि क्लोरोफिल रिक्तिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो क्या जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें मिलती हैं, या एनिमल की कोशिकाओं में मिलती हैं, या अपने को वायरस या नेमाटोड्स को अपने को पता है हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? सूत्रकृमि बोलते हैं, ठीक है। तो जो है क्लोरोफिल और रिक्तिका किस में मिलेंगे? तो क्लोरोफिल और रिक्तिका है ये अपने को मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में अपने को जो है क्लोरोफिल मिलेगा। भाई एनिमल सेल में अपने को क्लोरोफिल कहाँ से मिल जाएगा? क्योंकि पत्तियों में हरापन किसके कारण आता है? क्लोरोफिल के कारण। तो भाई पत्तियों में जब हरापन आएगा तो सीधी सी बात है प्लांट सेल में अपने को वो चीज मिलेगी। बेसल से रिक्तिका ये अपने को परिवहन के काम आती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोरोफिल में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है भाई, पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। और रिक्तिकाओं जो है ट्रांसपिरेशन या बहिकाएं इनको, जिनको हिंदी में अपन बोलते हैं, अपने को पता है। तो ये किन में मिलेगी अपने को? ये अपने को मिलेगी प्लांट सेल में, इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में अपने को मिलेगी। एनिमल सेल में ये चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एनिमल सेल में अपने को ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीजें अपने को किस में मिलती हैं? प्लांट सेल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर अपने से कई चीजें भी बार बार पूछता है कि जो है प्लांट सेल में क्या क्या अपसेंट होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है, कि प्लांट सेल में क्या क्या कौन कौन से जो है कोशिकांग अपसेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर। अपने कोशिकांग के बारे में पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारकाएं, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। तो इनके बारे में अपने से पूछता है कि ऑप्शन दे देगा अपने को, अपने से पूछेगा कि प्लांट सेल में मतलब कौन कौन से कोशिकांग जो अपसेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लांट सेल में अगर आपसे कभी पूछे तो सिर्फ दो तार जो है कोशिकांग अपसेंट होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग अपसेंट होते हैं? जिसको अपन बोलते हैं लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम, लिखते जाइएगा। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। जो है लाइसोसोम अपना अपसेंट होता है। इसके बाद लाइसोसोम के बाद अपना तारक का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, तारक का है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल या तारक का है, और लाइसोसोम। ये दोनों जो कोशिकांग हैं ये अपने को जो है किसमें? प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। ये अपने को प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेंगे, ना कि लाइसोसोम मिलेगा ना तारक का मिलेगा, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अपने से कई बार ये पूछता है कि भाई एनिमल सेल में कौन कौन अपसेंट होते हैं। तो एनिमल सेल में अपने को पता है कि सेल वॉल, ठीक है, कोशिका की जो भित्ति होती है वो अपसेंट होती है। ये नोट करते जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने से जो है एमपीपीएटी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ पे जो है बेसिक सी एमपीपीएटी का एक कोर्स आपने को फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, बीएससी एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, ठीक है। तो कौन कौन से प्लांट सेल में? तो प्लांट सेल में सबसे पहले अपसेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद जो है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक अपने को कहाँ भाई? एनिमल सेल में क्या हरित लवक मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। प्लास्टिड यानी लवक की बात कर रही है, ठीक है, लवक भी अपने को इसमें नहीं मिलेगा, प्लास्टिड, ठीक है। और अपने को वैक्यूल्स भाई रिक्तिकाएं इसमें नहीं मिलेगी। तो अपने क्या क्या अपसेंट है भाई एनिमल सेल में? तो एनिमल सेल में सबसे पहले अपना हो गया सेल वॉल अपसेंट है, नोट कर दीजिएगा सेल वॉल। इसके बाद अपना होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। और प्लास्टिड यानी लवक अपने को जो है इसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद अपना वैक्यूल्स भी इसमें नहीं मिलेगा। तो ये चार जो चीजें हैं ये अपने को इसमें नहीं मिलेगी एनिमल सेल में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पूछे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आगरा है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे इन चीजों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
कारक एजेंटों की रोग जनकता का परीक्षण करने के लिए कोच ने निर्धारित किया था। भाई कोच हमने अब जस्ट आपको ऊपर बताया था कि कोच जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने पूछा है कि कारक एजेंटों की रोग जनता का परीक्षण करने के लिए कोच ने निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था भाई कोच ने? तो ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। टेस्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, पैथोजेनिसिटी ऑफ केसेड एजेंट, मतलब पैथोजेनिसिटी एक परीक्षण है। तो ये इन्होंने किसने दिया था, मतलब ये निर्धारित किसने किया था? तो सीधी सी बात है भाई, कोच ने ये चीज़ पूछी है, तो क्वेश्चन में आंसर छिपा है ना। तो रॉबर्ट कोच करके साइंटिस्ट है भाई, उन्हीं ने इस चीज़ को जो है निर्धारित किया था। तो देखो क्वेश्चन में ही अपने को आंसर छिपा हुआ है। ये चीज़ें जो जनरली बेसिक क्वेश्चन अपने से पूछते हैं, ज़्यादा घुस के अपने से ये चीज़ें पूछते नहीं है भाई, ऊपर से ही क्वेश्चन सीधे इन्होंने पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका क्या है? रॉबर्ट कोच है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है इन्होंने दे दिया कि जिन्होंने एंटीबायोटिक शब्द की पहचान की और उसे गढ़ा, हु आइडेंटिफाइड एंड कंसाइड द टर्म एंटीबायोटिक्स, मतलब जिन्होंने एंटीबायोटिक शब्द दिया उसकी पहचान कीजिए, किन्होंने जो है एंटीबायोटिक शब्द दिया था। क्योंकि ये जो है ऐसा ही नहीं है कि भाई जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इनको एंटीबायोटिक्स को जो है खोजा, पेनिसिलिन को, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया एंटीबायोटिक। नहीं भाई, क्योंकि अपने को ऑप्शन में लू है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी अपने को देखने को मिलेगा कई जगह, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है कि एंटीबायोटिक्स जो है शब्द है इसकी परिकल्पना किसने की थी। तो एंटीबायोटिक शब्द की जो है परिकल्पना याद रखिएगा, एंटीबायोटिक शब्द की परिकल्पना जो है अपने एक वैज्ञानिक है बॉक्समैन, सेलमैन बॉक्समैन, जो है 1945 में जो उन्होंने इस वर्ड को दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए कि एक इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी एंटीबायोटिक जो है शब्द की परिकल्पना 1945 में सेलमैन बॉक्समैन ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको इसको फ्रेंड्स इसको रेडी करके साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इनको आधुनिक परजीवी विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक है। और अपने पाश्चुर वैज्ञानिक पाश्चुर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। लुईस पाश्चर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कवक एक उदाहरण है, ठीक है। इन एक्सप्लेन ऑफ फंजीसाइड, यानी कवक क्या है जो इन्होंने पूछा है कि ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक है क्या, इकोलाई एक प्रकार का कवक है क्या, मेंजीफेरा इंडिका या एमोबिया। तो ऑप्शन में आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है तो भाई जो ट्राइकोडर्मा है ये एक प्रकार का कवक है, बिल्कुल। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कवक है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक प्रकार का कवक है। इकोलाई आपको पता है भाई, एक प्रकार का बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु है, इंपोर्टेंट है, नोट करते जाइए। इकोलाई, इसको बैक्टीरियम कोलाई भी बोलते हैं, इसकी इकोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का भाई जीवाणु है। मेंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है, आपको पता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया। कवक एक उदाहरण है, तो कवक भाई ट्राइकोडर्मा जो है एक प्रकार की कवक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ट्राइकोडर्मा क्या है? एक प्रकार का कवक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रोकैरियोटिक जीव की मुख्य विशेषता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। आपको पता है कि दो प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो इनमें जो भागों को विभाजित किया गया है कि भाई यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो वही इन्होंने पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव है मुख्यतः विशेषता क्या है प्रोकैरियोटिक के जीव की। तो क्या है भाई? हरकत का अभाव, यानी जो आपने हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि लोकोमोशन, मतलब हिलना डुलना। हरकत का मतलब हिल डुल नहीं सकते क्या? जो प्रोकैरियोटिक में जीव आते हैं वो हिल डुल नहीं सकते हैं क्या? भाई जो प्रोकैरियोटिक में जीव आते हैं बिल्कुल हिल डुल सकते हैं भाई। मुख्य विशेषता पूछिए इन्होंने क्या है, ठीक है। विशेषता बहुत सारी है बट मुख्य विशेषता पूछिए। केंद्रक लिफाफे की अनुपस्थिति, या केंद्रक सामग्री की अनुपस्थिति, या प्रोटीन संश्लेषण की अनुपस्थिति। तो भाई सीधी सी बात है कि जब केंद्रक की अनुपस्थिति होगी तो केंद्रक सामग्री तो पहले आंसर आने वाला है नहीं, ठीक है। और प्रोटीन के संश्लेषण की अनुपस्थिति, बिल्कुल भाई सीधी सी बात है। सबसे इसका सही आंसर है सटीक एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप, है ना, यानी केंद्रक लिफाफे की जो अनुपस्थिति है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो केंद्रक लिफाफे की अनुपस्थिति, ठीक है। यानी केंद्रक एब्सेंट होगा तो भाई ये चीजें कहाँ आने वाली? सबसे पहले तो वही चीज आएगी भाई, केंद्रक के बाद जो केंद्रक सामग्री आएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अगर केंद्रक अनुपस्थित है तो केंद्रक सामग्री नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर वहीं से पकड़ लेंगे कि बी क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि भाई सबसे पहले केंद्रक की अनुपस्थित है तो केंद्रक सामग्री नहीं आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी अपने को सही आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंडलाइजेशन विधि का विकास किसने किया था। ये टेंडलाइजेशन एक विधि है, तो उसका विकास जो उन्होंने पूछा है कि किसने किया था, ठीक है। तो ये आपने स्पेलेस जॉनी है, या जॉन टेंडल है, या फ्रांसिस रेडी है, या पास्चर है। अब बताइए भाई, मैं आपको
ऑप्शन में आंसर मिल गया ना आपको। अगर आपने इंग्लिश में देख सकते ट्रेंडलाइजेशन कैसा लिखा है, तो भाई आपको इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट में ही अपने को आंसर मिल जाएगा। भाई जॉन ट्रेंडल्स ने ये जो है इस विधि का विकास किया था। कब किया था? ये 1876 में इन्होंने जो इस विधि का विकास किया था, याद रखिएगा, नोट कर लिया। अपने से ये पूछ सकते हैं कि जो है ट्रेंडलाइजेशन विधि का विकास कब हुआ था। तो ट्रेंडलाइजेशन जो विधि है इसका विकास 1876 यानी 1876 में हुआ था, है ना। और ये कौन साइंटिस्ट है? एक प्रकार के जो ब्रिटिश भौतिक की विज्ञान के साइंटिस्ट है ट्रेंडल, है ना, याद रखिएगा। ये कौन से साइंटिस्ट हैं? ब्रिटिश भौतिकी साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने 1876 में जो है इस विधि का विकास किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में उन्होंने पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी भाई? तो रॉबर्ट ब्राउन नहीं भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने देखो कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कोलिकर, भाई कोलिकर ने तो भाई जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था बस। किसको? कीटों की जो रेखीय पेशी होती है ना, तो कीटों की रेखीय पेशी होती है, उसमें उन्होंने कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। पास्चुरर के बाद आपको पता है भाई। अब ऑप्शन डी क्या दे रहा है भाई? ऑप्शन डी दे रहा है अल्टमान। तो सीधी सी बात है भाई, अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, और इन्होंने खोज को उसको क्या नाम दिया था? बायोप्लांट नाम दिया था। याद रखिएगा, अपने से कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने को कोलिकर, बहुत सारे अपने को ऑप्शन मिलेंगे, सी बेंडिंग, फ्लेमिंग, तो याद रखिएगा वो अपने को उस पर नहीं जाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरीके से डिफाइंड किया था किसने? अल्टमान ने। तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरीके से देखा था और बायोप्लांट नाम दिया था। याद रखिएगा, अपने से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि जीवाणुओं के अध्ययन, देखिए बेसिक क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी जीवाणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है भाई, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अपने को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। एल्गोलॉजी यानी एल्गी का जो अध्ययन करते हैं तो उनको एल्गोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान के अध्ययन को फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी शैवाल विज्ञान के अध्ययन को जो अपन माइकोलॉजी कहते हैं। तो भाई जो है अपने से जो है ऑब्जेक्ट में ही आंसर छिपे होते हैं। देखो अधिकतर क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको, ऑब्जेक्ट्स में ही आंसर छिपे हुए हैं। कोई भी जो है बेसिक क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो जीवाणुओं के अध्ययन क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी है। ठीक है, अब हम चलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा तो माइकोराइजा के बारे में पूछा है। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है भाई? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजीसाइड्स एंड प्लांट, यानी कवक और पौधों के बीच सहजीवी संबंध या संक्रमित पौधों के साथ जीवाणुओं को जुड़ाव, या इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन इन प्लांट, इन्फेक्शन ऑफ वायरस इन प्लांट। तो माइकोराइजा जो है एक प्रकार का, आपको पता है कि माइकोराइजा जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजीसाइड्स एंड प्लांट, कवक और पौधों के बीच सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। यानी कवक में भी और पौधों दोनों के बीच का जो कौन है? माइकोराइजा। दोनों में संबंध है इसका। कवक एक प्रकार का माइकोराइजा कवक भी है, और एक प्रकार का देखो पौधों के बीच पाया जाना सहजीवी संबंध है, मतलब सहजीविता का संबंध है, सिम्बायोटिक। ठीक है, याद रखिएगा, सिम्बायोटिक अपने से कई बार पूछ सकता है कि सिम्बायोटिक क्या है। तो सिम्बायोटिक्स का उदाहरण जो आपका माइकोराइजा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने से पूछे तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे पहले हम थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतः स्फूर्ति पीढ़ी सिद्धांत को किसने के द्वारा अस्वीकृत किया गया? ठीक है, आज स्वीकृत की बात कर रही है। ठीक है, स्वतः स्फूर्ति पीढ़ी सिद्धांत। याद रखिए, हिंदी वालों के लिए देखो, हिंदी वालों के लिए यही दिक्कत है कि हिंदी जो है थोड़ी टफ होती है लैंग्वेज पढ़ने में, बट इंग्लिश में उस चीज़ को अगर पढ़ लें, डिफाइन कर लें तो वो बहुत इजीली है। इसलिए इंग्लिश को अपना मजबूत करके रखें। ठीक है, ये इंग्लिश में लेकर जनरेशन थ्योरी वाज डिसप्रोवाइड बाय, मतलब किसने जो है इस थ्योरी को अस्वीकृत किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है, ये स्पानलास जानी करके एक साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जो है थ्योरी को अस्वीकृत किया था। ठीक है, ये आप गूगल करके देख लेंगे, थ्योरी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है। ठीक है, तो ये अपने को ये जानकारी मिल जाएगी, बट मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। सही आंसर है स्पानलास जानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का उपयोग करके बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट, मतलब ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, मतलब जो है सिंगल लेंस के द्वारा उन्होंने बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को खोज लिया था। सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके ल्यूवेनहॉक। इनको देखो माइक्रोस्कोप के जो है फादर कहा जाता है, कि इनको ल्यूवेनहॉक को, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी इनको कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की खोज सबसे पहले इन्होंने की थी। ठीक है, तो याद रखिए, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी किसको कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। तो इंपोर्टेंट है, जो है 3 से 4 खोजेस की हैं, तो ये इनको याद रखिए, ल्यूवेनहॉक इंपोर्टेंट है। आपने से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोबियल जीवन के सभी रूपों को पूरी तरह से हटाने या मारने की प्रक्रिया। ठीक है, माइक्रोबियल जीवन यानी माइक्रोबियल मतलब ये आप समझ रहे हैं, माइक्रोबियल का मतलब क्या है, मतलब कि जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक, तो इनको जो है जीवन को इनको मारने या हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्टरलाइजेशन के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, इन्फेक्शन के बारे में बिल्कुल सुना होगा, वैक्सीनेशन के बारे में, और इनके इसके शब्द के बारे में आपने नहीं सुना होगा, इनक्लूएशन एक शब्द है। तो ये दोस्तों वैक्सीनेशन जैसा ही वर्ड है, इनक्लूएशन है ना, तो ये दोनों वर्ड सेम है। इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखो जीवों को संपूर्ण तरीके से मारना या उनको हटाना क्या कहलाता है, आपको पता है, तो उनको क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, जीवों को मारना या उनको हटाना, आपको पता है क्या करते हैं भाई, जैसे डेयरी के बहुत सारे बर्तन होते हैं, डेयरी में आपको पता है, तो क्या स्टरलाइजेशन करते हैं भाई, क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन, पाश्चुरीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि जीवों को मारना या हटाना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इन्फेक्शन आपको पता ही है, और वैक्सीनेशन या टीका लगाना। ठीक है, तो ये इसका जो है अपने से देखो ऑप्शन अजीब टाइप के दिए रहते हैं, अपन नॉर्मली आंसर पकड़ सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आता है अपना। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 20 की साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखिए। अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया, इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी का अपन क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसी के बारे में पूछ लिया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है भाई। तो सीधी सी बात है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है अपने जो है ल्यूवेनहॉक के साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। मैंने आपको जस्ट बताया था, बैक्टीरियोलॉजी भी इनको कहा जाता है, इनको माइक्रोलॉजी भी इनको कहा जाता है। इनको जो है मैंने आपको जो है माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ल्यूवेनहॉक को, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जी है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि जीवाणुओं को वर्गीकृत किया गया, यानी बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किस में किया गया, बैक्टीरिया को किस में रखा गया। तो प्रोकैरियोटिक में रखा गया, क्या ये यूकैरियोटिक या एल्गी या प्रोटोजोआ। तो जीवाणुओं को क्या कहा भाई, एल्गी नहीं भाई, जीवाणुओं को एल्गी कहाँ बोलेंगे। ठीक है, यही पूछ रहा कि बैक्टीरिया को कहाँ डिफाइंड किया गया। तो बैक्टीरिया को जो है अपन किस में रखा गया, प्रोकैरियोटिक में रखा गया। इस पे भी दोस्तों थोड़ी जो है वैज्ञानिकों के द्वारा मतभेद, बहुत सारे जो है परिभाषाएं दी गई हैं कि नहीं बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, बट ये सिद्ध हो चुका है कि जो है जीवाणु को किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपने से ये चीजें पूछ लेते हैं, क्योंकि जो है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एब्सेंट होता है, तो इसलिए इनको डिफाइन किया गया, इसमें रखा गया है। तो याद रखिएगा, जीवाणु को वर्गीकृत किसमें किया गया है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आगरा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि सभी सूक्ष्म जीव में, ऑल माइक्रोजेनेसिस आर, यानी जो सभी सूक्ष्म जीव क्या है। तो सभी सूक्ष्म जीव जो है मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं क्या, हार्मफुल ऑफ ह्यूमंस, या मनुष्यों के लिए फायदेमंद होते हैं, या नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, यानी मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, या पौधों और मनुष्यों के लिए रोगजनक, यानी ये जो पौधों और मनुष्यों में रोगजनक का कारण बनते हैं। तो भाई सभी सूक्ष्म जो है मनुष्यों में और पौधों में रोगजनक का कारण बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका डी है। याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव यानी ऑल माइक्रोजेनेसिस आर, यानी पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवक के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, यानी स्टडी ऑफ फंजीसाइड्स नोन एज, यानी कवक के अध्ययन के रूप में किसको जाना जाता है। तो माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, मैंने आपको बताया था भाई कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, है ना। कवक के अध्ययन को आपको पता है कि कवक के अध्ययन को अपन फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी तो अपन को पता है क्या बोलते हैं, है ना। माइकोलॉजी अपन कहते हैं शैवाल विज्ञान को, और फाइकोलॉजी अपन बोलते हैं कवक विज्ञान को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको पता है फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, साइकोलॉजी क्या कहलाता है, नेमाटोड, सूत्रकृमि, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सही आंसर आपका है माइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कवक के अध्ययन को अपन माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए ये थोड़ी गहराई से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ग्राम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने बैक्टीरिया के जो है थोड़ी गहराई से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो इसी के बारे में पूछा है कि ग्राम अभिरंजक का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, यानी ग्राम स्टैनिंग इज यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके ये रहे आपके सामने, एल्गी की पहचान के लिए किया जाता है, या नेमाटोड्स की या फंजीसाइड्स के बैक्टीरिया की। तो सीधी सी बात है, अगर आपने ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव या ग्राम बैक्टीरिया नेगेटिव के बारे में सुना होगा तो आप आंसर बिल्कुल इजीली पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका डी है, यानी ग्राम अभिरंजक की पहचान के लिए, किसका, बैक्टीरिया की पहचान के लिए उसका उपयोग किया था, ग्राम अभिरंजक का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। भाई आप पूछ लिया फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी आपको पता है कि एल्गी या काई के अध्ययन को जो अपन फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक के अपने को जस्ट मैंने ऊपर ये कुछ बात की, माइकोलॉजी बोलते हैं। नेमाटोड, सूत्रकृमि, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, आगरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि वायरस शामिल होते हैं। तो वायरस किस में शामिल होते हैं? भाई राइबोसोम में वायरस पाए जाते हैं क्या? आरएनए, न्यूक्लियस या डीएनए आरएनए? तो सीधी सी बात है भाई, वायरस अपने जो है डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, अपने से इंपॉर्टेंट है। बट अगर स्पेशली अगर पूछा जाए डीएनए आरएनए में, तो ऑप्शन अगर दे तो अपन नॉर्मली देखो जनरली दो वायरस देखो दोनों में ही शामिल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बट कभी भी आरएनए में अपन आंसर ले सकते हैं। बट अगर जनरली डीएनए भी अपने को ऑप्शन दिया है तो अपन डीएनए और आरएनए दोनों को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो वायरस किस में शामिल होते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों में शामिल होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये इनको जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो आपको पता है, गैलीलियो ने किसका? सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 28, मशरूम। मशरूम के बारे में आपने सुना होगा, मशरूम की बहुत खेती होती है। तो इन्होंने पूछा कि मशरूम क्या है? एल्गी है या फंगस है या नेमाटोड्स या बैक्टीरिया? तो एल्गी क्या है भाई? सीधी सी बात है कि 28 एल्गी एक प्रकार का कवक यानी फंगस है एल्गी, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आपका मशरूम है, इसकी मशरूम की खेती भी होती है, बहुत से लोग जो है व्यापारिक स्तर पर भी इसकी खेती करते हैं। और मशरूम की कई बहुत खतरनाक वेराइटियाँ भी होती है। आपने जो है अधिकतर न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भाई इस मशरूम खाने से किसी की अंधा हो गया, कोई मर गया। तो मशरूम जो है कई प्रकार की इसकी वेराइटियाँ भी होती है मशरूम की, और जो है इसकी मशरूम की खेती की जाती है, व्यापारिक स्तर पर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कवक यानी फंगस है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है? बी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, टीकाकरण की तकनीक। टीकाकरण की तकनीक को खोजा किसने, मतलब टीकाकरण की तकनीक को किसने खोजा? तो टीकाकरण की तकनीक आपको किसने खोजा था भाई? ये आपके एडवर्ड जेनर करके एक साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने जो है 1796 में टीकाकरण की तकनीक को खोजा था, याद रखिएगा। कब खोजा था? 1796 में। कब इन्होंने जो है आपके एडवर्ड जेनर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तकनीक को खोजा था, ठीक है। आपने से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन एक सेशन का, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ी भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। कोच करके साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था ये कोच साइंटिस्ट है। तो कोच अभिग्रहित वर्णन करता है, यानी कोच साइंटिस्ट ने क्या वर्णन किया था? तो ये इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है ऑप्शन वाइज की, एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनक्लूएशन एंड रीआइसोलेशन पैथोजन, यानी संग, अलगाव, टीकाकरण और रोगजनक और पुनः अलगाव। ये कोच के कुछ सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन के बारे में बता रहे हैं आपसे। संक्रमित पौधों के साथ रोगजनक का जुड़ाव या पौधों में रोगजनक का ऊष्मायन, ठीक है, रोगग्रस्त नमूने से रोगजनक का अलगाव, ये इन्होंने ऑप्शन दे रखे। तो कोच के कुछ सिद्धांत था भाई। कोच का ये सिद्धांत का कहना था कि भाई सबसे पहले एसोसिएट करेंगे यानी संग करेंगे, उसके बाद आपका उसका आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण इनक्लूएशन करेंगे, एंड उसके बाद उसका क्या रीआइसोलेशन यानी फिर से उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसका क्या रोगजनक करेंगे यानी रोगजनक का पुनः अलगाव करना, ठीक है। तो ये इनको कुछ नियम इनके फंडे थे, तो ये इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। नॉर्मली हाईली क्वेश्चन है, ये थोड़ी टफेस्ट क्वेश्चन है, अंदर से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये परिभाषा से, ठीक है, याद रखिएगा। और इस सेशन को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए हैं तो मैंने जस्ट आपको बताया कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे आपको सारे पेपर्स में उपलब्ध कराता रहूँगा। और ये जो PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको ये जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ। इंपॉर्टेंट अगर आप लोग बोलेंगे तो अभी जो है आपका सॉइल साइंस का फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, उसके भी हम क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेके आएंगे, ठीक है। और जनरली हमारे क्वेश्चन की सीरीज चली रही है आपको, और जो बहुत सारे पेपर के हम सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, जैसा फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर हुआ आपका, और आपके इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के क्वेश्चन भी हम लाएंगे, ठीक है। तो आई बटन पर वो आपको फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर की जो है वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, और भी बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं ऐसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट गुड न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।